एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि आपने क्लास 10 के इंग्लिश के पेपर्स में ब्लूप्रिंट में देखा होगा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है एंड दैट इज़ नोटिस राइटिंग। बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है, जहाँ पे 4 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी है। तो आज हम उस नोटिस राइटिंग पे फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम 4 मार्क्स इजली स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल उसका फॉर्मेट है। एक एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंगली हमने एक उसका फॉर्मेट रेडी किया है। उस फॉर्मेट को फॉलो अप करते हुए हम इजली 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंड दैट इज़ नोटिस राइटिंग। लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स पे भी आप नज़र डालेंगे तो नोटिस राइटिंग के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिस पे मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी है। नोटिस राइटिंग में बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चंस हमको जनरली देखने को मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहता है वो इवेंट बेस्ड रहता है, जिसमें कुछ इवेंट या कुछ कॉम्पिटिशन्स रहते हैं जिसके लिए हमको नोटिस निकालना रहता है या नोटिस लिखना रहता है। और सेकेंडली एक सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज़ फ्रॉम द लॉस्ट एंड फाउंड। कोई वस्तु हमारी गुम गई है, कोई चीज़ खो गया है, उसके लिए हमको एक नोटिस निकालनी है कि किसी व्यक्ति को अगर वो मिलता है तो उसे रिटर्न कर दिया, उसको पर्टिकुलर सम हम प्राइजेस वगैरह सब चीज़ देंगे। ऐसे करके हम एक नोटिस निकालते हैं। तो नोटिस इज़ नथिंग बट इट इज़ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सामने वाले को किसी इवेंट का, किसी कंपटीशन का आपको एक सूचना बस देना है। और ये सूचना आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उससे पहले आपके लिए एक नोटिस निकलता है कि कल ये आयोजन होने वाला है। जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम है इस टीचर्स के पास लिखवा दे। इस समय कंपटीशन होगा, ये समय रहेगा, ये टॉपिक रहेगा। ऐसा ये सिंपल सा नोटिस निकलता है। तो नोटिस आपके लिए कुछ नया नहीं है। उस पर वो आप हमेशा से देखते आए हैं, और वो नोटिस जो है हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में भी अब आ चुका है। 4 मार्क्स के नोटिस के क्वेश्चंस आते हैं, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर बेसिकली आज हम फोकस करेंगे एक से सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पे, जो कंपटीशन बेस्ड और इवेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं नोटिस से, उस पे हम फोकस करेंगे। बच्चों, साल भर तो हम स्टडी मटेरियल पे फोकस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं, पर जब एग्ज़ाम की बारी आती है, जब भी या बोर्ड एग्ज़ाम्स की बारी आती है, जब या एनुअल एग्ज़ाम्स की बारी आती है, तो वहाँ पे हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए। स्मार्ट वर्क का कहने का मतलब ये है मेरा कि हमारे लिए जो ज़रूरी है, जिससे हम अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, सिर्फ उसी चीज़ों पे हम फोकस करें, उसी चीज़ों को हम अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस करें। हम पूरा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि मेन जो जिस्ट है, मेन जो पार्ट है, वो हमसे मिस हो जाता है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम्स के बाद व्हाट मैटर इज़ योर मार्क्स। जो भी मैटर करता है, आपके मार्क्स मैटर करते हैं। तो ठीक है, पर आधे साल निकल गए, आपने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया, बट इट्स टाइम टू वर्क स्मार्टली। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी है बच्चों की व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग इज़ नथिंग बट एक प्रकार की सूचना है जो आपके माध्यम से बाकी बच्चों को जाएगी, या बाकी जिनको भी आप नोटिस, जिनके लिए नोटिस निकालना चाहते हैं, वो नोटिस निकाल सकते हैं। नोटिस राइटिंग में सबसे पहले बच्चों हम इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं, जिस पे हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जो भी मार्क्स हमको मिलेंगे इसके फॉर्मेट पे मिलेंगे। रोड नोटिस राइटिंग का एक एकदम पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको हमको फॉलो अप करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं। जब भी हम नोटिस राइटिंग लिखना चाहें तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट जो आता है, उसमें हम एक जो ब्लैंक पेज रहेगा, उससे पहले मैं एक बात और आपको जानकारी दे दूं। जब भी हम
ये राइटिंग स्किल्स वाले वर्क करेंगे हमारे आंसर शीट पे, वेदर इट इज़ अ नोटिस राइटिंग और द लेटर राइटिंग और द एसे राइटिंग और द रिपोर्ट राइटिंग। ऑलवेज स्टार्ट दैट पार्ट इन अ फ्रेश पेज। हमेशा आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आधे पेज में हम आधा पार्ट कर रहे हैं और आधे पेज में फिर नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर का खत्म होते हैं, जगह बचे, लीव दैट स्पेस एंड स्टार्ट द राइटिंग पार्ट विद द फ्रेश पेज। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो जब भी नोटिस आपको लिखना है तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि टॉप मोस्ट पे आप लिखेंगे द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, उसमें क्या क्या जानकारी दी रहेगी जो आपके नोटिस के लिए उपयोगी रहेगा, जिसको आपको याद रखना है और आपको अपने नोटिस के फॉर्मेट में यूज़ करना है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहला आपका काम है, ऑन द टॉप यू विल राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उस क्वेश्चन में दिया है, स्कूल का नाम, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। ये इसलिए लिखना है क्योंकि नोटिस किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस इंस्टीट्यूट से जारी हो रहा है, ये सबसे पहले आपको बताना है। जैसे आपके स्कूल से अगर नोटिस निकलता होगा तो सबसे पहले आप टॉप पे आपके स्कूल का नाम रहता है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मेट में आपको क्या करना है, टॉप पार्ट पे क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम। ठीक है, क्वेश्चन में अगर वो दिया रहेगा, अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वैसे तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, पर अगर बाय द वे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं है, तो वहाँ पे आप अपने अनुसार इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं। पर ये विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर आपको देना है, तो आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ओके, या कुछ आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप ऊपर में XYZ इंस्टीट्यूट या XYZ स्कूल ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जनरली ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब भी हमको क्वेश्चन, हम नोटिस के क्वेश्चंस आए हैं, उसमें हमेशा स्कूल का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन रहता है। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, ऑन द टॉप वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। हमको ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नाम है वो क्या करना है, लिखना है। आफ्टर डेट नोटिस, सूचना। नोटिस जब लिखेंगे बच्चों तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द नोटिस, कि नोटिस के जो एक एक लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं NOTICA, ऑल द लेटर्स आर इन कैपिटल्स। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप नोटिस वर्ड लिखेंगे, जस्ट किसके बाद, इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम लिखने के बाद जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो वो नोटिस के जो एक एक लेटर्स हैं वो किस पे होने चाहिए, कैपिटल्स लेटर होने चाहिए। देखिए छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको हमको ध्यान देना है, क्योंकि यही छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको 4 में से 4 मार्क्स दिलाएंगे। ओके, तो विशेष ध्यान रखना है। तो दूसरा काम आपका होगा, यू हैव टू राइट नोटिस। नोटिस वर्ड आप लिखेंगे क्योंकि आप नोटिस निकाल रहे हैं, और वो नोटिस का फॉर्मेट कैसा होगा, ऑल द लेटर्स शुड बी इन द कैपिटल, कैपिटल लेटर पे होगा। आगे मूव करते हैं। आफ्टर राइटिंग द वर्ड नोटिस यू हैव टू पुट द डेट। आपको डेट पुट करना, डेट डालना पड़ेगा। डेट डालने का सिंपल सा फॉर्मेट है, और ये डेट कौन सा डेट रहेगा, जिस डेट पे आप नोटिस निकाल रहे हैं। तो जनरली जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तो वो आप एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो आफ्टर राइटिंग द नोटिस द नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग द डेट। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन पे आपको डेट लिखना है।
डेट डेट आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। इसके लिए कोई एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि यू हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट साइड ओनली। आप लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, राइट साइड पर, दोनों कॉर्नर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नोटिस के नीचे ही हमने डेट डाल दिया है, नो। नेक्स्ट लाइन पे होगा, पर या तो लेफ्ट कॉर्नर पे होगा या तो राइट कॉर्नर पे होगा। और डेट भी हम सिंपल फॉर्मेट में आप डालें, जो सिंपल फॉर्मेट में आप डेट लिखते हैं। डेट में डेट, डे, द मंथ एंड द ईयर, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 25 नवंबर ही डाल दिया, आगे ईयर मेंशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेट है वो डेट के फॉर्मेट में प्रॉपरली हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, नोटिस। ओके, नोटिस में सारे जो लेटर्स रहेंगे वो कैपिटल फॉर्म में रहेंगे। एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन वी विल राइट द डेट। डेट है वो हम लेफ्ट साइड वे पे लिख सकते हैं, एंड वी कैन राइट इन द राइट साइड ऑल्सो। आफ्टर डेट द हेडिंग एंड द सब्जेक्ट। नोटिस तो निकाली जा रही है, पर ये नोटिस निकालने का रीज़न क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो इस पे आपको फोकस करना है। ये चीज़, ये जो हेडिंग और सब्जेक्ट है वो आपके क्वेश्चंस में मिलेगा। क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेगा कि किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपको नोटिस जारी करना है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन से हम उसका सब्जेक्ट निकालेंगे और सब्जेक्ट को हमको यहाँ पे मेंशन करना है। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि शुड बी इन द बोल्ड लेटर और थोड़े से बड़े लेटर्स पे हो, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। हेडिंग और सब्जेक्ट लिखने के बाद बच्चों अब आती है द मेन बॉडी ऑफ द नोटिस, जिस पे हमको पे फोकस करना है। तो एक एवरेज बच्चों के लिए 4 मार्क्स हम कैसे स्कोर करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट हमने रेडी किया है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो उसको और थोड़ा सा इलाबरेट कर सकते हैं, 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। पर एक एवरेज बच्चे के लिए, एक वीक बच्चे के लिए 4 मार्क्स स्कोर करने के लिए मैक्सिमम उनको क्या क्या लिखना पड़ सकता है, वो उसके लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मेट रेडी किया है। तो चलिए वो फॉर्मेट देखते हैं कि हमारी बॉडी का फॉर्मेट क्या होगा। सो दिस इज़ द सिंपल फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ नोटिस। और एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर इवेंट और कंपटीशन से रिलेटेड जो भी अगर नोटिस राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे हर जगह ये जो फॉर्मेट है वो फिट हो जाएगा बच्चों। तो हम फॉर्मेट देखते हैं कि ये फॉर्मेट में हमने लिखा क्या है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। This is to inform you all that our school is going to organize a dash। हमने डैश इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम डालेंगे इवेंट का नाम। जो इवेंट आपके स्कूल में होने वाला है, जो कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, जिस चीज़ की जो सब्जेक्ट पे आप जानकारी दे रहे हैं, वो इवेंट हमको यहाँ पे ऐड करना है। और जनरली बच्चों ये जो आपने हेडिंग और सब्जेक्ट डाला है ना, यही हेडिंग और सब्जेक्ट है वो यहाँ पे भी आएगा, सेम चीज़ें वहीं पे फील होगी, क्योंकि यही इवेंट है आपको ऑर्गेनाइज करवाना है। सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डैश, मीन्स यू हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ द इवेंट और द कॉम्पिटिशन, जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन पे दिया गया होगा। ऑन डैश, यहाँ पे भी हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इस पे आएगा बच्चों यहाँ पे आपका डेट। कौन सा डेट? वो डेट जिस डेट पे पर्टिकुलर आपका कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो इन द फर्स्ट ब्लैंक यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द इवेंट, जो भी कंपटीशन होगा। सेकंड, इसमें आपको जो ब्लैंक दिख रहा है, इस ब्लैंक पे आपको मेंशन करना है द पर्टिकुलर डेट। कौन सा डेट? कंपटीशन का डेट, इवेंट का डेट जो होने वाला है। दोज स्टूडेंट हु आर विलिंग टू डैश, जो बच्चे इस इवेंट में, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो कभी कभी कंपटीशन से रिलेटेड रहता है, कभी कभी कुछ इवेंट से रिलेटेड रहता है, कभी कभी कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड रहता है, इसलिए ये ब्लैंक हमने छोड़ दिया है।
बच्चों अगर कंपटीशन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन है या ड्राइंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स है, तो ऐसे जगह ऐसे क्वेश्चंस पे यहाँ पे हम पार्टिसिपेट वर्ड यूज़ करेंगे। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? पार्टिसिपेट। और बाय द वे अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन कैंप है और कुछ तरह तरह के इवेंट्स हैं, ऐसे केस में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम ऐसे प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे हमको एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट। इसलिए हमने इसको ब्लैंक रखा है। पर जनरली जो बच्चों क्वेश्चंस जो आते हैं वो मेनली कंपटीशन बेस्ड या कुछ एनुअल स्पोर्ट्स या एनुअल फंक्शन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्टली हम यहाँ पे पार्टिसिपेट वर्ड यूज़ करते हैं। पर ऐसा कोई अगर इवेंट बाय द वे आ गया, फॉर एग्जांपल हमने बताया आपको सेव वाटर कैंपेन है, क्लीनिनेस प्रोग्राम है, ट्री प्लांटेशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, तो इस टाइप का अगर कोई इवेंट आता है, ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। कैन गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर बाय डैश। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वे अपने क्लास टीचर के पास या कल्चरल सेक्रेटरी के पास या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास वो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज आएगा, जैसा चाहें आप वैसा उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो वो अपने क्लास टीचर के पास इस डेट तक के अपना नाम दे दे। तो ये जो डेट कौन सा डेट होगा? फर्स्ट देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के डेट्स आ रहे हैं। पहला जो डेट है वो नोटिस जारी करने का डेट है, जो टॉप पे रहेगा। सेकंड जो डेट है वो कौन सा डेट रहेगा? कंपटीशन का डेट। और जो तीसरा जो डेट आ रहा है बच्चों, वो डेट कौन सा रहेगा? जिस डेट तक के आपको नाम लेना है। तो वो कौन सा डेट होगा? कंपटीशन के डेट से जस्ट पहला वाला डेट होगा। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा डेट आएगा? कंपटीशन से पहला वाला डेट। यहाँ पे कौन सा डेट आएगा? कंपटीशन वाला डेट। एंड हियर जिस डेट पे आप नोटिस निकाल रहे हैं। ओके, तो ये 3 प्रकार के डेट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो इस डेट तक के बच्चे अपना नाम है अपने क्लास टीचर के पास या जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके पास अपना नाम दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो भी नोटिस आप लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा डिटेल देने के लिए आप नीचे ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये डेट ऑफ द इवेंट कौन से डेट पे होगा, जो डेट आपने यहाँ पे डाला है वो डेट यहाँ पे डाल दिए। लास्ट पे हम एक मेंशन करते हैं ना कि इस ये डेट रहेगा, ये वेन्यू रहेगा, इस टाइम पे रहेगा। तो ऐसा ये चाहे तो ये ऑप्शनल है, बट यू कैन मेंशन इट। ठीक है, तो ये डेट हम डाल दें कि किस डेट पे आपका इवेंट है, किस डेट पे कॉम्पिटिशन्स होना है। द सेकेंड इज़ टाइम, उसका टाइमिंग क्या रहेगा? 2 से 5 रहेगा, 12 से 6 रहेगा, क्या रहेगा वो डेट? टाइमिंग क्या रहेगा? तो टाइमिंग भी आपको पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस मीन्स उसमें आपको कब पूरी सूचना देनी है कि कौन सा इवेंट होने वाला है, कब होने वाला है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, सारी चीज़ की जानकारी आपको देनी है। तो आपको डेट भी मेंशन करना है, टाइमिंग भी आपको बताना है, साथ ही साथ वेन्यू भी बताना है कि अगर वो कंपटीशन, वो जो इवेंट होने वाला है वो किस स्थान पे होगा, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो उस जगह पे पहुंच जाए समय पे। तो आपको वेन्यू भी आपको ऐड करना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, एक सिंपल सा। आपको अगर 4 मार्क्स स्कोर करना है तो दिस इज़ इनफ फॉर स्कोरिंग 4 मार्क्स फॉर द एवरेज स्टूडेंट। ओके, और अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो इसको थोड़ा सा हम और इलाबरेट कर सकते हैं, पर दिस क्लास इज मेनली फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स, तो आई विल टॉक अबाउट फॉर ओनली ऑन दिस मैटर ओनली। इसके बाद बच्चों एक लास्ट पॉइंट बच गया है जिस पे भी हमको फोकस करना है, एंड दैट इज नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। जो भी पर्सन इस नोटिस को जारी कर रहे हैं, whether it is the principal or the vice principal or the cultural secretary or the sports secretary, जो भी इस नोटिस को जारी कर रहे हैं उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन,
प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए इन द बॉटम। ये मस्ट है, इसके बिना आपका नोटिस कंप्लीट होगा ही नहीं, इट्स मस्ट। तो ये चीज़ें आपको पर्टिकुलरली बॉटम पे मेंशन करना है। नेम एंड डेजिग्नेशंस ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? ये भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि नोटिस कौन जारी कर रहा है। कल्चरल सेक्रेटरी जारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जारी कर रहे हैं, प्रिंसिपल जारी कर रहे हैं, हेडमास्टर जारी कर रहे हैं, क्लियरली मेंशन होगा उसमें। तो इस पर भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे जो बहुत सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करना है, वो आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, कहीं अलग से आपको लिखना नहीं है। और इन द लास्ट, जब इतना वर्क आप कर लेंगे तो नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उस फॉर्मेट का पार्ट है कि यू हैव टू पुट दिस नोटिस इन अ बॉक्स। पूरे नोटिस को आप क्या करेंगे? एक बॉक्स में कवर अप करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ द नोटिस। नोटिस के फॉर्मेट का पार्ट है, तो उसको भी ना आपको भूलना नहीं है। इतना मैटर लिखने के बाद फाइनली इन द लास्ट यू हैव टू कवर दैट नोटिस इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको डालना है। सो इन दिस वे दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ नोटिस, और इजली इसमें आप 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आफ्टर द फॉर्मेट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और इस फॉर्मेट में उसको हम कैसे फिट करते हैं, कैसे उसको अरेंज करते हैं, देखते हैं। सो लेट टॉक्स अबाउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस जनरली बच्चों बहुत ही सिंपल रहते हैं। लास्ट 4 ईयर और 5 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स आप देखेंगे तो जनरली मेन कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस लगभग 4 साल में 2 बार 3 बार आ चुका है। पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह, मतलब इवेंट या कॉम्पिटिशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस नोटिस राइटिंग में जनरली देखा गया है। तो चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चंस हम लेते हैं और फिर उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। यू आर विनोद शर्मा, आपका नाम जो है वो विनोद शर्मा है। द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, और आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर में एक कल्चरल सेक्रेटरी के पद पर हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल अबाउट एन इंटर स्कूल सॉन्ग कॉम्पिटिशन। आपके प्रिंसिपल हैं या आपके टीचर हैं या आपके हेड हैं, उन्होंने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको एक नोटिस निकालनी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिस पे आपको मेंशन करना है इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन के बारे में। उसकी जानकारी आपको सारे बच्चों को देनी है एज अ कल्चरल हेड ऑफ द स्कूल। तो कल्चरल हेड के रूप में आपको एक नोटिस जारी करना है, और उस नोटिस में सारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं वो भी होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ड्राफ्ट अ नोटिस विथ ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बेस पे हमको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। सो अब ये जो क्वेश्चन है इस पे हमको क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है, कौन कौन से पॉइंट्स इस पे फोकस करना है। तो जब हम फॉर्मेट देख रहे थे बच्चों, तो फॉर्मेट में हमने सबसे पहले टॉप पे क्या लिखा था? द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसमें इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। सो यस, इट इज़ गिवन हियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। तो यहाँ हमको इंस्टीट्यूट का नाम मिल गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ये इंस्टीट्यूट का नाम है। सेकेंडली हमको ये देखना था कि हमको नोटिस है वो किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट पे निकालना है। तो आगे आप पढ़ेंगे तो ये जो नोटिस है पर्टिकुलरली आपको निकालना है इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन पे।
थर्डली हमको ये भी देखना है कि ये जो नोटिस है वो कौन जारी कर रहा है। हमने लास्ट में देखा था फॉर्मेट में कि नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। तो ये जो नोटिस है वो कौन जारी कर रहा है, ये विनोद शर्मा निकाल रहे हैं। और वो जो है किस, उनका डेजिग्नेशन क्या है, ही इज़ अ कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये 3-4 बातें हैं जो हमको क्वेश्चन पे मेनली देखना है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम क्या दिया गया है, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे हमको नोटिस जारी करना है, और तीसरी बात कि वो जो नोटिस है वो किसके द्वारा जारी किया जा रहा है। ये तीनों बातें हमने देख ली। इंस्टीट्यूट का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर है। जो टॉपिक जिस पे हमको नोटिस जारी करना है वो है इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन, और इसको जारी करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विनोद शर्मा, द कल्चरल सेक्रेटरी। ये 3 बातें को हमको गौर करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मेट देखा है उस फॉर्मेट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो हम नोटिस ड्राफ्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सबसे पहला हमारा काम रहेगा, हमको क्या करना है, हमको लिखना है द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो क्वेश्चन को हमने देखा तो क्वेश्चन में दिया है कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। बाय मिस्टेक इट्स कम इन द 2 लाइन्स, पर जरूरी नहीं है कि 2 लाइन में, आप इसको सिंगल लाइन पे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि यू हैव टू, ऑन द टॉप यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद द सेकेंड वर्क यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द वर्ड नोटिस। और जैसा कि हमने फॉर्मेट में बताया था कि नोटिस आपको कैसा लिखना है, ऑल द लेटर्स शुड बी इन द कैपिटल। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली देखिए हमने सारा जो लेटर्स है वो कैपिटल्स में लिखा है। आफ्टर राइटिंग द नोटिस हमारा अगला जो काम है वो है कि नेक्स्ट लाइन पे हम लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड वी विल राइट द डेट। तो हमने डेट मेंशन किया है, आज का डेट है ये, द डेट इज 21 ऑफ नवंबर 2025। डेट के बाद मेंशन करना है हमें द टॉपिक और द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा जो टॉपिक था वो क्या है, इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन। तो चलिए लिखते हैं इसको। सो द टॉपिक इज इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन। हेडिंग के बाद नाउ इट्स टाइम टू राइट द मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। तो चलिए लिखते हैं। जैसा हमने आपको फॉर्मेट में बताया है बच्चों कि आपको 3 से 4 लाइन में सारी चीज़ें मेंशन करनी है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट का यूज़ करते हुए हम इसका बॉडी रेडी करेंगे। तो हमने इसका बॉडी रेडी किया है। देखिए क्या लिखा है हमने, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सॉन्ग कॉम्पिटिशन। तो जैसा हमारा टॉपिक था वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन है ऑन 26 ऑफ नवंबर 2025। और वो कंपटीशन कब होने जा रहा है, 26 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। दोज स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर बाय 25 नवंबर 2025। और जो बच्चे इस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम जो है 25 नवंबर तक के अपने क्लास टीचर के पास नोट करवा दे। क्योंकि ये कंपटीशन है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट वर्ड यूज़ किया है। अगर ये कोई इवेंट होता तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट वर्ड यूज़ कर सकते थे। और कुछ और टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थोड़ा से वर्डिंग्स है वो चेंज हो जाते हैं, पर मेनली कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमको पार्टिसिपेट वर्ड यूज़ करना है।
आफ्टर राइटिंग दिस बॉडी थोड़ा सा इंफॉर्मेशंस और देते हैं हमने और थोड़ा सा डिटेल कर दिया इसको। डेट ऑफ द कंपटीशन है 26 नवंबर 2025। टाइमिंग जो रहेगा दैट विल बी 10 AM टू 2 PM, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगी। वेन्यू जो रहेगा वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। जनरली जो इंस्टीट्यूट के ऊपर में आप नाम लिखे रहेंगे वही आपको वेन्यू पे भी नाम देना है। चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इलेबरेट भी कर सकते हैं कि रूम नंबर 24 या हॉल या न्यू हॉल या ओल्ड हॉल, जो भी आपको जैसा भी मेंशन करना है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पर जनरली वही नाम होता है वेन्यू में जो ऊपर आपको इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने मेंशन किया है। एंड आफ्टर राइटिंग दिस द बॉडी, इन द लास्ट द मोस्ट important thing is the name and the designation of the authorized person. So जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये जो साइलेंट कर दीजिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन पे देखा था कि जो नोटिस है वो किसको जारी करने के लिए कहा गया था? विनोद शर्मा को, जो कल्चरल सेक्रेटरी है। तो हमने नीचे मेंशन किया है विनोद द कल्चरल सेक्रेटरी, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर से बिलोंग करते हैं। तो लास्ट में हमने द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑथराइज पर्सन है वो भी पर्टिकुलरली मेंशन किया है। सो इन दिस वे जो सिंपल सा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का यूज़ करके हम नोटिस राइटिंग इजली लिख सकते हैं और आराम से 4 में से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और 4 मार्क्स के लिए इतना लिखना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। जनरली हम क्या करते हैं कि क्या इतना लिखने से हमको 4 मार्क्स मिल पाएंगे? हमको थोड़ा सा डाउट रहता है, और हम ज़्यादा लिखने के चक्कर में ये होता है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, उसमें कुछ चीज़ हमसे मिस हो जाती है और उसमें फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमको उतना ही लिखने का कोशिश करना चाहिए बच्चों जो हमको परफेक्टली पता हो। कुछ एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में हम मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक करने के चक्कर में अपने मार्क्स गंवा देते हैं। तो एक एक वर्ड आपके परफेक्ट होने चाहिए, और परफेक्ट तभी होगा जो चीज़ आप प्रिपेयर करके गए हैं वही चीज़ें आप मेंशन कीजिए। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा लाइन और कुछ इसमें ऐड कर देते हैं ताकि और अच्छा स्कोर अच्छे मार्क्स मिले, पर वो एक लाइन लिखने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है। टीचर को वो दिख जाता है सामने, ही विल पुट अ सर्कल इन इट, और वहाँ पे आपके मार्क्स काटने का उसको मौका मिल जाता है। तो हमको टीचर्स को मार्क्स काटने का मौका नहीं देना है, अपना काम पूरा परफेक्ट करना है। और परफेक्ट करने के लिए ये होगा जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है वह उस फॉर्मेट पे ही जाएं। ज़्यादा हम इधर उधर के लिखने का सोचे नहीं, क्योंकि वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। 4 मार्क्स से ज़्यादा तो हमको मार्क्स मिल नहीं सकता वहाँ पे, और 4 मार्क्स के लिए दिस मच इज़ इनफ। तो हम उसी पे ही फोकस करें और कोशिश करें कि हम 4 में से 4 मार्क्स ले सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग। आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, और नोटिस राइटिंग को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप अलग अलग ईयर्स के जो नोटिस राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को देखें और उस क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें। सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से उस नोटिस राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिस राइटिंग। और मैं सोचता हूँ कि जो फॉर्मेट हमने बताया है उस फॉर्मेट का यूज़ करके बच्चों आप एग्ज़ाम में आसानी से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास कुछ समय है, तो नोटिस राइटिंग के साथ साथ हम आज कुछ टेक्स्ट बुक के हमारे जो ग्रामर पार्ट है उस ग्रामर पार्ट को भी हम डील करेंगे। छोटे छोटे से पार्ट हैं
जो जनरली हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। टोटल 15 मार्क्स के ग्रामर आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, जिसमें से 10 मार्क्स के जो ग्रामर पार्ट हैं वो टेक्स्ट बुक से आते हैं, 5 मार्क्स MCQ फॉर्म में या मैच द कॉलम का फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में रहता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मैच द कॉलम के फॉर्म में रहता है, और 5 मार्क्स के आपके डुएल्स डायरेक्टेड रहते हैं, जिसमें टेंस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम्फेटिक, इस टाइप के तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पर आज जो हमारी जो क्लास है इसमें हम फोकस करेंगे जो टेक्स्ट बुक के आपके जो ग्रामर पार्ट है उस पर हम फोकस करेंगे। आज का जो सेकंड टॉपिक है बच्चों जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज़ वो टेक्स्ट बुक का आपका ग्रामर है, एंड दैट इज़ डिटर्मिनर्स, जिसको आप क्वांटिफायर्स के नाम से भी जानते हैं। क्वांटिफायर्स मीन विच डिटरमाइंस अबाउट द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं उसको हम डिटर्मिनर्स या क्वांटिफायर्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, जनरली 1 या 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, और इसको अगर सिंपल वे से अगर हम इसको समझ लें तो आसानी से हम वो 1 और 2 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। डिटर्मिनर्स में मेनली जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो एकदम काउंटेबल कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो जनरली हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो डिटर्मिनर्स का पेयर है एंड दैट इज़ सम एंड एनी। इसके अलावा मच, मैनी, मोर और फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, इस टाइप के डिटर्मिनर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली हमसे पूछे जाते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में इसका एक्सरसाइज भी दे सकते हैं, वो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिया भी है। तो चलिए बच्चों इस पे हम फोकस करते हैं कि इस टाइप के जो ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम और एनी पे फोकस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनर्स के पार्ट है, और जनरली सम और एनी से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सम और एनी के जो क्वेश्चंस हैं उस पे हमको क्वेश्चंस से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। दिक्कत ये आती है कि जब भी हमको सम और एनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम सम का यूज़ कहाँ पे करें और एनी का यूज़ कहाँ पे करें, क्योंकि जब हिंदी में बच्चों हम उसका जब मायने देखते हैं तो सम या एनी मतलब भी तो कुछ होता है और एनी मतलब भी कुछ होता है। तो ये कुछ दोनों का जब मीनिंग सेम है, लगभग लगभग एक जैसा ही है, तो इसका यूज़ इंग्लिश में अलग अलग क्यों? तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रूल है बच्चों, उस रूल को आपको फॉलो अप करना है, तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कहाँ पे आपको सम लगाना है और कहाँ पे एनी लगाना है। तो एक सिंपल सा रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। सपोज़ आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो क्वेश्चन है वो एफर्मेटिव फॉर्म में है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव क्वेश्चंस है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, और वहाँ पे आपको सम और एनी का यूज़ करना है। तो जब भी एफर्मेटिव टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, हमेशा वहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो एक्सेप्शनल केस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर जनरली एफर्मेटिव फॉर्म के अगर सेंटेंस रहते हैं, एफर्मेटिव टाइप्स के सेंटेंस रहते हैं, वहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल चलिए, सबको आप लोग को चॉकलेट्स बहुत पसंद है इसलिए हमने चॉकलेट लिख दिया है।
सो सिंपल सा क्वेश्चन है, गिव मी डैश चॉकलेट। ये सेंटेंस को देखिए, गिव मी डैश चॉकलेट, ये सिंपल सा एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके और यहाँ पे अगर आपको सम और एनी अगर लगाने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, क्योंकि ये एफर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। ओके कुछ एक्सेप्शनल केस है, आपको बाद में बताएंगे लास्ट में। सेकेंडली एनी, जब भी एफर्मेटिव में तो आपको सम का यूज़ करना है। अगर आपका सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, इंट्रोगेटिव मीन्स द क्वेश्चन फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो, अगर आपका स्टेटमेंट है, आपका जो सेंटेंस है, आपका जो क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में हो, ऐसे केसेस में आपको कौन से डिटर्मिनर्स का यूज़ करना है, एनी। फॉर एग्जाम्पल सिंपल से स्टेटमेंट हमने लिखा है, आई डोंट हैव डैश पेन। ये जो सेंटेंस है बच्चों, दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे डोंट वर्ड का यूज़ किया है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको सम और एनी का यूज़ देता है तो यू हैव टू जस्ट पुट इट हियर एनी, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा है कि फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द नेगेटिव सेंटेंस हमको क्या करना है, एनी का यूज़ करना है। तो सिंपल सा रूल है, फॉर द एफर्मेटिव सेंटेंस यू हैव टू पुट सम, फॉर द इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है, ऐसे केसेस में आपको एनी का यूज़ करना है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, क्वेश्चन फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमको एनी लगाना है। पर बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहते हैं पर वो कुछ रिक्वेस्ट फॉर्म में रहते हैं। तो जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस आएंगे और वो रिक्वेस्ट फॉर्म में रहेंगे तो ऐसे जगह पे हमको एनी की जगह सम का यूज़ करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे भी कि वो टाइप के क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे और वहाँ पे आपको क्या कौन सा डिटर्मिनर्स यूज़ करना है। सो इंट्रोगेटिव फॉर्म में तो रहेंगे क्वेश्चन, पर वो रिक्वेस्ट या सजेशन या ओपिनियन के फॉर्म में अगर वो सेंटेंस रहता है तो उस सेंटेंस में हम एनी की जगह सम का यूज़ करते हैं। चलिए हम देखते हैं उसको कि कैसे वहाँ पर ये जो चलिए अब ये क्वेश्चंस हम कुछ देख रहे हैं सम और एनी पे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने एक एक्सेप्शनल केस आपको मैं बता रहा था कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फॉर्म में तो रहेगा लेकिन वो रिक्वेस्ट फॉर्म में रहेगा, तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है। और पहला क्वेश्चन वैसा ही है, देख लीजिए। आप क्वेश्चन को देख करके अब बोलेंगे कि दिस इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंगली तो सर ने जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंगली उसमें एनी का यूज़ होना चाहिए। पर ये जो स्टेटमेंट है वो रिक्वेस्ट फॉर्म में है, वुड यू लाइक डैश मिल्क, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में है। तो ऐसा जब भी रिक्वेस्ट फॉर्म में अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, भले ही वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, फिर भी हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सम। तो यहाँ पे आपको सम का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला जो ब्लैंक है यहाँ पे आएगा सम आएगा, ना कि एनी। इज इट ओके?
So would you like some milk? This is the answer, correct answer. ओके तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, मैं फिर से इस चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ. एफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो सम, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आएगा तो एनी. पर इंट्रोगेटिव है लेकिन वो रिक्वेस्ट फॉर्म में है तो सम. इस बात को विशेष ध्यान रखिए, एक्सेप्शनल केस है. और ग्रामर जब भी पढ़ते हैं बच्चों, हर टॉपिक पे आपको एक्सेप्शनल केस मिलेगा. हम ग्रामर का कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि हमने जो पढ़ा है वो 100% हर जगह लागू होगा. कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केस रहते ही हैं, और वो केस यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है. क्योंकि रूल में तो हमने पढ़ा दिया कि इंट्रोगेटिव आएगा तो आप एनी लगा दीजिए, पर ये एक्सेप्शनल केस हमको मिल गया यहाँ पे. तो एक्सेप्शनल केस को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं. ये बहुत इजी है, ये आपके बुक से, टेक्स्ट बुक के से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं. देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल. ये सेंटेंस है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है. कोई नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, कोई क्वेश्चन मार्क भी यूज़ नहीं हुआ है. तो एफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, सम. द नेक्स्ट इज नो आई डोंट वांट डैश बुक. दिस सेंटेंस इज नेगेटिव. देख रहे हैं आप लोग, नो डोंट वर्ड का यूज़ हुआ है. और नेगेटिव सेंटेंस जब भी आते हैं तो हम कौन सा डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एनी. नो आई डोंट वांट एनी बुक. नेक्स्ट इज शी वांट्स डैश पेपर्स टू राइट अ स्टोरी. स्टेटमेंट को देख करके आपको क्लियरली लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है. तो जब सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है तो यू हैव टू गो विद द सम. एंड द लास्ट क्वेश्चन, दे डू नॉट हैव डैश मनी विद देम. सेंटेंस को देख करके ही बच्चों आपको पता चल रहा है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज डू नॉट इज देयर. और नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हमको किसके साथ जाना पड़ेगा, एनी. सो इन दिस वे सम और एनी का बहुत ही सिंपल सा रूल है, और उस रूल को फॉलो अप करते हुए हम आसानी से सम और एनी के क्वेश्चंस बना सकते हैं. यहाँ पे मिस्टेक का कोई चांस नहीं है बच्चों. सिंपल सा रूल है जिसको आपको फॉलो अप करना है. ओके चलिए सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स पे चलते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है बच्चों, वो है हम बात करेंगे मच और मैनी पे, जिसके क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं. मच एंड मैनी. तो मच एंड मैनी का भी रूल बहुत ही सिंपल है. जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आसानी से आंसर तक के पहुंच सकते हैं. इसका सिंपल सा रूल ये है बच्चों कि जब भी आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो ब्लैंक जो रहेगा, जो खाली स्थान रहेगा, उसके बाद वाला जो वर्ड, जो नाउन यूज़ होगा, उस पर आपको ध्यान देना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल. बस इतना आपको पता करना है. काउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. अगर वो काउंटेबल है, अगर वो काउंटेबल है तो हमको क्या यूज़ करना है, मैनी.
काउंटेबल के साथ आपको यूज़ करना है मैनी। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए मैनी डिटर्मिनर्स का यूज़ आपको करना है। और जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपके डैश के बाद मिल्क लिखा हुआ है या वाटर लिखा हुआ है, ओके, तो वी कांट काउंट द मिल्क। वाटर को काउंट कर सकते हैं? नो। ओके, सो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमको अनकाउंटेबल नाउन मिलेंगे, ऐसे केसेस में हमको किसका यूज़ करना है? मच का यूज़ करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मच और मैनी के लिए। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि मच और मैनी से रिलेटेड क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, उसी को ही हम फॉलो अप करते हैं। इसको लीव कैसे करूँगा? ओके, चलिए टेक्स्ट बुक के आपके ही हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो मच एंड मैनी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। जैसा कि हमने रूल देखा है, काउंटेबल के साथ मैनी, अनकाउंटेबल के साथ मच। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू बाय डैश स्टोरी बुक्स? जो भी खाली स्थान दिखेगा बच्चों, उसके बाद का आपको वर्ड्स देखने हैं जो नाउन फॉर्म में जनरली रहता है। स्टोरी बुक्स, सो स्टोरी बुक्स इट्स द काउंटेबल और द अनकाउंटेबल? इट्स द काउंटेबल बुक है, यू कैन काउंट इट। तो काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ हम क्या यूज करेंगे? मैनी। तो डिड यू बाय मैनी स्टोरी बुक्स? सिंपल सा टास्क है जिसको आसानी से आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाउ डैश वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक? फिर खालिस्तान के बाद वाला वर्ड देखिए, द वर्ड इज वाटर। वाटर इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? इट्स अनकाउंटेबल। पानी, पानी को तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा डिटर्मिनर यूज करेंगे? मच। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दे डू नॉट हैव डैश हाउसेस। फिर मच और मैनी की बात आई। हाउसेस, क्या हाउसेस को हम काउंट कर सकते हैं? यस। कितने घर हैं? 5 घर हैं, 6 घर हैं, 10 घर हैं, काउंटेबल है। तो जो काउंटेबल है वहाँ पे हमको क्या यूज करना है? मैनी। Next question is, Raj is fond of reading books but she has not bought dash books with him. Again यहाँ पे वर्ड आया है books and books is again a countable noun. तो countable है तो वहाँ पे फिर हम क्या यूज करेंगे? many. Next is dash money you want. ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है बच्चों की, जैसा कि मैंने बताया था आपको जब हम सम और एनी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया जिसमें हमको सम लगाना पड़ गया। वैसे ही एक्सेप्शनल केस यहाँ पे भी है। मनी, मनी मीन्स विच वी कैन काउंट। पैसे को तो गिन सकते हैं ना, ओके। बट जब भी आपके एग्ज़ाम पेपर में मनी वर्ड आएगा और वहाँ पे आपको मच या मैनी डिटर्मिनर्स का यूज़ करना है, तो वो एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे मनी के साथ हमेशा मच का यूज़ होता है। ऑल्दो इट इज़ काउंटेबल, उसके बाद भी हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको यूज़ करना है MUCH, मच। ये एक एक्सेप्शनल केस है।
जो हमारे रूल्स पे नहीं है। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। एंड द लास्ट, हाउ डज स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक। ओके, यहाँ पे बात हो रही किसकी? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल? काउंटेबल, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल है तो उसके साथ हमको कौन से डिटर्मिनर के साथ जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा मैनी के साथ। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक्स? सो इन दिस वे द यूज ऑफ मच एंड मैनी इज वेरी इजी, बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हैं। मिस्टेक का कोई चांस नहीं है बच्चों। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतनी सी बात है जिसको आपको अपने माइंड पे रखना है। बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बस इतना ही तो देखना है। काउंटेबल हो तो मैनी, अनकाउंटेबल है तो मच, दैट्स ऑल। चलिए अब इसमें इम्पोर्टेंट द लास्ट पार्ट देखते हैं। उसको मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि इट्स बैक नहीं होगा क्या? चलिए डिटर्मिनर्स का लास्ट पार्ट देखते हैं और वो है फ्यू एंड लिटिल। इस पे जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये हम देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो डिटर्मिनर्स है, द लास्ट वन आज की क्लास के लिए जो है वो है फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल का यूज़ भी बहुत ही सिंपल है, जैसे मच और मैनी के जैसे यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाती है बच्चों कि ये फ्यू और लिटिल तो है ही, पर इसके साथ साथ अ फ्यू और ये अ लिटिल ऐड कर दिया गया है, और ये हमारे लिए कंफ्यूज पैदा करता है। ओके, तो अब मेनली फोकस यहाँ पे करना है कि फ्यू, लिटिल, अ फ्यू और लिटिल का यूज़ हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो फ्यू और लिटिल का यूज़ देखते हैं, फिर अ फ्यू और अ लिटिल पे आएंगे। तो जैसा हम मच और मैनी का देख रहे थे वैसे ही फ्यू और लिटिल भी है कि अगर वो काउंटेबल है तो हम आपको जाना है फ्यू के साथ, अगर वो अनकाउंटेबल है तो जाना है आपको लिटिल के साथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काउंटेबल के साथ फ्यू, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल। बट प्रॉब्लम क्या है, हमको यह क्या यूज़ करना है, अ फ्यू और अ लिटिल का भी यूज़ करना है। फ्यू का तो ठीक है काउंटेबल के साथ कर लिए, लिटिल का भी ठीक है अनकाउंटेबल के साथ कर लिए, पर ये अ फ्यू अ लिटिल का क्या है। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब भी फ्यू और लिटिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा उसका सेंस निकालना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में है। सेंस क्या है उसका, क्या वो सकारात्मक बात कर रहा है कि उसमें नकारात्मकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, वो पॉजिटिव सेंस पे वो स्टेटमेंट दिया गया है, तो ऐसे केसेस में अगर वो काउंटेबल है तो फ्यू और अनकाउंटेबल है तो लिटिल का यूज होगा। ओके, और अगर वहां पे नेगेटिव सेंस है, क्या सेंस है, नेगेटिव सेंस, तो ये हम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करेंगे।
और अगर वो वहाँ पे सेंटेंस को पढ़ करके आपको लगता है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दे रहा है, कुछ नकारात्मक बातें कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको काउंटेबल होगा तो आपको अ फ्यू का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर वो अनकाउंटेबल होगा तो अ लिटिल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सेंटेंस को पढ़ करके आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि वो एक सकारात्मक बात कर रहा है कि नकारात्मक बात कर रहा है। सकारात्मक बात कर रहा है तो वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये देखना है आपको। काउंटेबल है तो फ्यू सकारात्मक बात के लिए, नकारात्मक के लिए अ फ्यू। अगर वो अनकाउंटेबल है तो सकारात्मक के लिए लिटिल और नकारात्मक के लिए अ लिटिल। सिंपल सा है, हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। Okay, they are not happy because dash food is left with them. They are not happy. It is the positive sense or the negative sense? खुश नहीं है वो, नकारात्मक भाव दे रहा है। ओके, तो जब नकारात्मक भाव देगा और उसके बाद देखिए आप डैश के बाद क्या है, फूड। फूड इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? इट इज़ अनकाउंटेबल। फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ हमको जाना है लिटिल। अब लिटिल में लिटिल आएगा कि अ लिटिल आएगा, इस पे हमको फोकस करना है। तो ये नकारात्मक भाव दे रहे हैं कि सकारात्मक भाव दे रहे हैं? नकारात्मक। तो नकारात्मक के साथ हमको क्या लिखना है, अ लिटिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सी इज क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ, सी हैज डन डैश बेटर देन सी एक्सपेक्टेड। वो अपने काम से संतुष्ट है, उन्होंने जो सोचा था उससे कहीं और बेहतर किया है। पॉजिटिव सेंस और द नेगेटिव सेंस? पॉजिटिव सेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, तो एक्सपेक्टेशंस है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो फिर हम किसके साथ जाएंगे? तो ये बस बच्चों, बस आपको बस ये देखना है कि वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल का यूज़ करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनर्स। आज हमने बेसिकली 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिर नोटिस राइटिंग उस पर फोकस किया, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का डिटर्मिनर्स पार्ट भी हमने देखा। कल की जो हमारी क्लास होगी बच्चों, वो होगी समराइजेशन पे, जो भी राइटिंग स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के कुछ और ग्रामर पार्ट है, जैसे यूज टू, वुड, व्हेन एंड वाइल। ये सारे जो सिंपल से ग्रामर के टॉपिक्स हैं उस पर हम फोकस कल करेंगे। थैंक यू सो मच।